आ जाओ स्टार्ट करते हैं क्लास को। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में मनी की ओर। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफी कुछ अपने को सीखने मिलेगा क्लास 12 से। 11 में तो बर्बाद टॉपिक्स था। हाँ, सीबीएसई के माइक्रो इकोनॉमिक्स था तो ठीक है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था। बाकी स्टैटिस्टिक्स हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, ये सब बर्बाद टॉपिक्स था, वेरी अनइंटरेस्टिंग टॉपिक्स। ठीक है, ओके। अपना इकोनॉमिक्स में स्ट्रक्चर कैसा रहेगा फॉलो करो अपने। मैं मटेरियल देता जाऊंगा सारे चैप्टर्स का आप लोगों को, ठीक है। मटेरियल मिल जाएगा सब चीज का, पढ़ेंगे अपने, रिपीट करेंगे डेफिनेशंस को क्लास में, उसका उच्चारण लगाएंगे जिससे कि कान में उसका ध्वनि आते रहे बहुत ज्यादा और अपने को क्या है वो याद होता जाए अच्छे से, ठीक है। और अपने काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लेके पूरा चीज पढ़ेंगे। ऑलराइट, ठीक है। अपना जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, अपना ADNC कनेक्ट ऐप है, उसमें MCQ टेस्ट्स होगा। समझ में आया? कुछ शॉर्ट टेस्ट्स है, MCQ टेस्ट बोलो, ट्रू एंड फॉल्स बोलो, ये सब टेस्ट होगा जो आप लोग को अपने घर बैठे देना होगा, ठीक है। और जैसे ही अपना इको में 2 से 3 चैप्टर खत्म होता है, वैसे ही ऑनलाइन बोलो ऑफलाइन बोलो अपना टेस्ट रहेगा, ठीक है। लाइक पकड़ लो, लंबा चैप्टर्स है तो 2 चैप्टर के बाद ही टेस्ट हो जाएगा, छोटे चैप्टर्स है तो 3 चैप्टर के बाद अपना टेस्ट होगा। हाँ, अपना क्वेश्चन पेपर जो क्लास 12 का 80 मार्क्स का रहेगा, जैसा स्टैंडर्ड हो गया है, ठीक है। ओके, ठीक है। ISC वाले काफी एडवांटेज में रहेंगे। ISC का पेपर पैटर्न बहुत बढ़िया रहता है। क्या रहेगा? ISC में 8 क्वेश्चंस आता है 12 मार्क्स का, उसमें से कोई सा भी 5 कर लो। मतलब ISC में क्या है, ओवरऑल चॉइसेस होता है, 8 में से 5 कर लो। तो इन लोग को चैप्टर्स छोड़ के भी जाता है अगर, तो भी इन लोग को एकदम टेंशन ही नहीं है। CBSE में एप्लीकेशन बेस्ड भी आता है, हाँ भी आता है। अरे बाबा, डेफिनेशंस आएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगा। 11 का बात छोड़ो, 12 में स्टैंडर्ड पेपर होगा ना। 12 में तुम लोग का सब कुछ आएगा, डेफिनेशंस, डिफरेंसेस, न्यूमेरिकल्स और हाँ वो भी, ठीक है। आ जाओ स्टार्ट करते चलो। लेट्स स्टार्ट विथ मनी गाइस। ओके, आधे लड़के किसके पीछे भागते हैं? आधे लड़के लड़कियों के पीछे भागते हैं, और जो बाकी आधे बच्चे हैं, आधे लड़के हैं, वो भागते हैं पैसों के पीछे। बिकॉज उनको पता है अगर पैसे के पीछे भागेंगे उन लोग, तब लड़कियां क्या है उनके पीछे भागेंगी। सो दीज आर द इंटेलिजेंट लॉट। तो आज अपने वही पैसा बोलता है उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैनकाइंड का सबसे बड़ा 3 बिगेस्ट इन्वेंशन क्या था? सबसे बड़ा था फायर। जब आग उन लोग को डिस्कवर हो गया था, खुश हो गए थे अर्ली मैन। उसके बाद व्हील का आविष्कार हुआ और उसके बाद मनी का आविष्कार हुआ। सो ये 3 अपने बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज है ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे पहले अपने टच करेंगे बार्टर सिस्टम को। बचपन में पढ़ा होगा तुम लोग, व्हाट इज बार्टर सिस्टम, है ना। कमोडिटी दो, बदले में कमोडिटी लो, राइट। मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसमें। तो ये अपना हो गया था बार्टर सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। विल लुक एट द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। आफ्टर दैट वी कम टू नो व्हाट मनी इज, व्हाट इज मनी, ठीक है। फिर अपने क्या देखेंगे, मनी के फंक्शंस क्या है। मनी का कुछ प्राइमरी फंक्शंस होता है, कुछ सेकेंडरी फंक्शंस होता है, ठीक है। फिर अपने देखेंगे काइंड्स ऑफ मनी, मनी किस किस प्रकार का होता है। अभी पता है राइट नाउ विच काइंड ऑफ मनी वी मोस्टली यूज? इलेक्ट्रॉनिक मनी। मतलब क्या हो गया, तुम क्या बोली? पेपर करेंसी तो अपने यूज करते आ रहे हैं। अब इस 1 साल में मेरे पास फीस कैसे आया? पेटीएम, डिजिटल मनी के थ्रू आया, ठीक है। तो अभी तक क्या था, पेपर मनी था। पेपर मनी के बाद क्या आया, प्लास्टिक मनी आया। प्लास्टिक मनी समझते हो ना, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सब। अब राइट नाउ क्या है, डिजिटल करेंसी छा गया, अच्छे से छा गया है ग्रुप, ठीक है। ये चीज है। फिर अपने क्या देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई देखेंगे। RBI का 4 मेजर्स है मनी सप्लाई का, वो सब देखेंगे इसमें, ठीक है। ओके चलो आ जाओ। सबसे पहले अपने बात करेंगे वही बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का।
आ जाओ। अर्ली मैन के जमाने में, फॉलो करो सब, अर्ली मैन के जमाने में नीड्स बहुत कम हुआ करता था, रोटी कपड़ा मकान ही बस। उन लोग के समय क्या था कि कुछ भी खाना है, ठीक है, सामने से कुछ भाग रहा है, उसको पकड़ के काट के खा लो। अर्ली मैन तो ये करता था ना। कपड़ा पहनता था कि नहीं पहनता था वो उन लोग ही जाने, और जहां सोना होता था वहीं पेड़ के नीचे बैठ के सो जाता था उन लोग, राइट। तो उस समय नीड्स कुछ नहीं था किसी का। ग्रेजुअली क्या हुआ, सिविलाइजेशन हुआ एक, है ना, लोग क्या है एक जगह सेटल होने लग गए, राइट। तो लोग जब एक जगह सेटल होने लग गए, उनके नीड्स काफी बढ़ने लग गए, ऑलराइट। अब क्या एक आदमी क्या सारा चीज बना सकता है क्या? एक आदमी के सारा चीज बना सकता है, सब काम कर सकता है क्या? नहीं। तो फिर क्या हुआ, जब नीड्स बढ़ने लग गया सोसाइटी का, तब डिविजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वी विल गेट द मटेरियल्स, अभी अपने ऑनलाइन फॉलो करते हैं, ठीक है। क्या हुआ, जब अर्ली मैन का जब सिविलाइजेशन में उन लोग आया, द फर्स्ट बेबी स्टेप्स जिसको बोलते हैं अपने, उस समय क्या हुआ था, डिविजन ऑफ लेबर हुआ और स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। नाउ व्हाट इज डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क? डिविजन ऑफ लेबर क्या होता है पता है? नहीं पता डिविजन ऑफ लेबर क्या है? हाँ, मतलब काम को आधा आधा बांटना। पहले जब नीड्स बहुत कम था, सारे अर्ली मैन सारा काम करते थे, बिकॉज नीड्स तो था नहीं उतना। फिर ग्रेजुअली नीड्स बढ़ते गया, तो सब लोग अपना अपना एस्टैब्लिश्ड रोल्स पकड़ लिए। एक जन फार्मर बन गया, एक जन वीवर बन गया, एक जन वेजिटेबल सेलर बन गया। समझ में आया? तो इसी चीज को अपने क्या बोलते हैं, डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। लाइक 10 तक पकड़ लो, सबका कॉमन सिलेबस है। 11 12 में आके क्या होता है, अपना स्पेशलाइजेशन होता है। कुछ कॉमर्स में आते हैं, कुछ साइंस में, कुछ आर्ट्स में, तो वही चीज यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो क्योंकि डिविजन ऑफ लेबर हुआ एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क हुआ, अलग अलग लोग अपना अलग अलग काम बांट लिए, तो क्या हो गया, पकड़ लो जो वीवर बना, जो फार्मर बना, पकड़ लो फार्मर अब क्या है, बहुत ज्यादा खेती बाड़ी कर लिया, बहुत व्हीट राइस ग्रो किया। क्या उतना व्हीट राइस का उसको दरकार था क्या? नहीं, थोड़ा बहुत ही खाएगा पिएगा ना। आज 50-50 40-40 किलो अगर वो दिन दिन का प्रोड्यूस कर रहा है राइस और व्हीट, क्या उतना खा पाएगा वो? नहीं। तो वो क्या है, जितना खुद कंज्यूम कर सके उतना ठीक है, बाकी सब वो क्या करने का सोचेगा, बाकी सब वो बेचने का सोचेगा। पर पैसा तो था नहीं उस वक्त, तो बेच नहीं सकता था, वो ट्रेड कर सकता था। देखो, सेल और बाई करना अलग कॉन्सेप्ट है और ट्रेडिंग अलग कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिंग मतलब क्या हो गया, मनी वर्ड नहीं है वहां पे, मैं कुछ तुमको दूंगा, उसके बदले तुम भी कुछ मेरे को दोगे। एक्सचेंज बोलते हैं इसको, ट्रेडिंग को अपने क्या बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। तो आज जो फार्मर है वो सरप्लस में सामान बनाया है, ठीक है, थोड़ा बहुत खाएगा पिएगा, बाकी सब बेच देगा। और सामने जो वीवर बैठा है, वीवर क्या करता है, कपड़ा बनाता है, ठीक है। तो जितना खुद को पहनना है उतना वो यूज कर लेगा, और बाकी जो सरप्लस कपड़ा बनाएगा वो क्या करेगा, उसका बेचेगा उसको, मतलब एक्सचेंज करने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो पहले के समय क्या है, लोग जो सरप्लस अमाउंट होता था उसको क्या है, ट्रेडिंग करते थे। लाइक तू मुझे राइस दे, मैं तुझे क्या, क्लॉथ दूंगा, ठीक है। सुभाष नेताजी का चेंज करके बता दिए। तो इसमें क्या होता था, पीपल स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग सम गुड्स इन लार्जर क्वांटिटी, एंड उन लोग क्या है, फिर एक्सचेंज करते थे सरप्लस अमाउंट को फॉर अदर गुड्स। सरप्लस अमाउंट को लोग एक्सचेंज करते थे फॉर अदर गुड्स, ठीक है। जितना खुद को दरकार हो उतना यूज कर लो, बाकी सारा क्या है, एक्सचेंज कर लो, ऑलराइट। चलो, एक्सचेंज का डेफिनेशन अपने पढ़ते हैं। एक्सचेंज क्या हो गया, सिंपली क्या एक्सचेंज बाइंग एंड सेलिंग होता है क्या? बाइंग एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट ही कब आता है, जब मनी का कॉन्सेप्ट आए। तो एक्सचेंज क्या है, एक ट्रेडिंग का एक्ट है। क्या है, एक्सचेंज इज द एक्ट ऑफ ट्रेडिंग। एक नाटक है ये, कैसा नाटक है, जहां लोग ट्रेड करते हैं। क्या चीज ट्रेड करते हैं, सामान। कैसा सामान, सरप्लस गुड्स। क्या करते हैं वो, उनके पास जो सरप्लस गुड्स है वो सामने वाले को दे देंगे, और बदले में उनको जो चाहिए वो उनको मिल जाता है। गौरव, ठीक है। तो एक्सचेंज क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल
एक्सचेंज इज द एक्ट ऑफ ट्रेडिंग। पहला पॉइंट क्या हो गया? एक्ट ऑफ ट्रेडिंग व्हाट? सरप्लस गुड्स दैट पीपल हैव। सरप्लस गुड्स दैट पीपल हैव, किस लिए? ताकि उनको वो चीज मिल जाए जो उनको चाहिए, ठीक है, टू ऑब्टेन द अदर थिंग्स विच दे रिक्वायर। सो यहां पे 3 पॉइंट क्या हो गया मेन? यहां पे 3 पॉइंट क्या हो गया? व्हाट इज एक्सचेंज? Exchange is the act of trading the surplus goods that people have in order to obtain the goods that they require। समझ में आया? चलो वापस से इसको देखते हैं। 2-3 बार इसको रिपीट करेंगे ना तो याद हो जाएगा ये चीज अपने को, ठीक है? और हर एक डेफिनेशन को उसके आइडिया के साथ कनेक्ट करो, तब अपने को बहुत टाइम तक याद रहेगा वो सब चीज, ठीक है? ओके, सो एक्सचेंज रेफर्स टू व्हाट? Act of trading the surplus goods which people have in order to obtain the goods which they require। ठीक है, क्या होगा एक्सचेंज? Act of trading of surplus goods which people have। मेरे पास surplus goods है बहुत सारा, मैं तुम्हें दूंगा, उसके बदले तुम क्या दोगी? ठीक है। दृष्टि, what is exchange? सिंपल एकदम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बार्टर सिस्टम। इसी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को अपने क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते हैं, जहां पे कमोडिटीज एक्सचेंज फॉर व्हाट? कमोडिटी। कमोडिटी दो, उसके बदले कमोडिटी लो। यहां पे मनी नाम का कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। सर्विसेज वो भी एक्सचेंज होता है, ठीक है। आ जाओ, बार्टर सिस्टम क्या हो गया? हालांकि उस समय इतना सर्विसेज कुछ था नहीं, बहुत कम सर्विसेज थे, लाइक नोबडी वाज अ सीए ओवर देयर, नोबडी वाज अ टीचर, नोबडी वाज अ लॉयर, तो मेनली अपने गुड्स के लिए बोलते हैं ये चीज, ठीक है। बार्टर सिस्टम क्या है? इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। लाइक एक्सचेंज क्या था? एक्सचेंज था एक्ट ऑफ ट्रेडिंग, वैसी बार्टर सिस्टम क्या हो गया? सिस्टम ऑफ एक्सचेंज हो गया। ऐसा सिस्टम जहां पे क्या चीज एक्सचेंज हो रहा है? क्या चीज के बदले? कमोडिटी एक्सचेंज हो रहा है कमोडिटी के बदले, ठीक है। वेयर गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, बाय द वे इकोनॉमिक्स में याद रखो, कमोडिटी जो होता है उसी को अपने गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं। कहीं पे देखो कमोडिटी, समझ जाओ वो क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। और अपने एडीएनसी में अपने इसको गैस बोलते हैं। मतलब गैस मतलब क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मैं आप लोग को इस साल बहुत सारा निमोनिक्स दूंगा। निमोनिक्स समझते हो क्या है? शॉर्ट फॉर्म्स हो गया, लाइक 5-6 अपना कॉन्सेप्ट्स है, उसको याद करवाने के लिए एक नाम दे देंगे, उस नाम को याद रख लो, अब्रिविएशन टाइप, उससे फुल फॉर्म याद हो जाएगा। लाइक इंडियन इको, सीबीएसई में जो इंडियन इको है उसमें हमारी टीचर को लेके मैं एक निमोनिक बनाया हूं, अदिति योर लिप पे गाली। एक पॉवर्टी चैप्टर बोल के है, उसमें फीचर्स ऑफ पॉवर्टी के लिए क्या हो गया? अदिति योर लिप, ठीक है। ए का अलग मीनिंग है, डी का अलग मीनिंग है, यू आर योर का अलग मीनिंग है, और जो है ना हाउ टू रिमूव पॉवर्टी, उसका जो पॉइंट्स है उसका निमोनिक क्या हो गया? पे गाली, ठीक है। तो ऐसा ऐसा फनी फनी निमोनिक से आपने देखेंगे, खैर ठीक है। तो बार्टर सिस्टम क्या हो गया? इट्स अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड फॉर व्हाट? आर एक्सचेंज्ड फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, ठीक है। इसको अपने सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं। सीसी क्यों? कमोडिटी कमोडिटी इकोनॉमी। कमोडिटी लो, उसके बदले कमोडिटी दो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया? ए एंड बी, ये सब बाद में लिख लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक मटेरियल मिल जाएगा, तब वापस इस वीडियो को देख के लिख लेना ये सब चीज। एग्जाम्पल में क्या है? ए एंड बी एक्सचेंज कमोडिटीज इंस्टेड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। चाहो तो अभी कोई रफ में लिख लो, चाहो तो बाद में लिख लेना घर पे एकदम आराम से वीडियो देख के, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एग्जाम्पल क्या हो गया बेसिकली, ए एंड बी दे आर एक्सचेंजिंग कमोडिटीज इंस्टेड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, ट्रेडिंग कमोडिटी अलग हो गया। ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया है, कमोडिटी दे रहे हो उसके बदले कमोडिटी ले रहे हो। लाइक मुझे याद है मेरे समय में, मतलब जब मैं छोटा था, मतलब 7-8 में, लेस के चिप्स में कुछ निकलता था, टैजोस, याद है? तुम लोग को याद नहीं, तुम लोग सुना होगा मे भी शायद, अभी भी बहुत चिप्स निकलता है। लेस में निकलता था, लेस में निकलता था पोकेमॉन। बाबू पहले का, अपने जमाने का बात बता रहे हैं। अभी तो कार्ड्स भी निकल रहा है। क्लास, जब मैं था क्लास 6-7 में, तो क्या है, मेरे पास पकड़ लो कोई एक पर्टिकुलर पोकेमॉन का सेम टैजो आ गया, 2-3 टैजो आ गया, तो आई वुड डू व्हाट, आई वुड एक्सचेंज इट, आई वुड ट्रेड इट विथ माय फ्रेंड्स, कि भाई तेरे पास तेरे को ये चाहिए तो तू मेरे को वो दे दे। समझ में आया? तो वही हम लोग क्या है, बार्टर सिस्टम खेलते थे। समझ में आया? चलो ओके, सो एग्जांपल क्या हो गया, ए एंड बी आर एक्सचेंजिंग कमोडिटीज इंस्टेड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, ओके। अब बार्टर सिस्टम के काफी सारे लिमिटेशंस थे, तभी तो बार्टर सिस्टम क्या है अभी देखने को नहीं मिलता है, हट के तब से मनी चलते आ रहा है। ठीक है, क्या क्या लिमिटेशंस है बार्टर सिस्टम का, फॉलो करो। क्या क्या लिमिटेशंस है, फॉलो करो। क्या क्या लैक है बार्टर सिस्टम के जीवन में, आओ देखते हैं। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। दूसरा है लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। सब अपने समझेंगे अच्छे से अभी। तीसरा है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। चौथा हो गया लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, and the fifth one is lack of standard of deferred payments। 5 लिमिटेशंस है हमारे पास बार्टर सिस्टम के, हमारे पास 5 लिमिटेशंस है। एक लिमिटेशन क्या हो गया, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। पहले ये समझते हैं, यू नो व्हाट इज कोइंसिडेंस, कि मतलब मेरे को कुछ चाहिए और वो तुम्हारे पास है, वाह क्या कोइंसिडेंस हो गया ये, है ना? इसको अपने क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस। डबल कोइंसिडेंस क्या हो जाता है, मेरे को भी वो चाहिए, तुमको भी वो चाहिए, मेरे पास है और तुम्हारे, जो आपको चाहिए वो मेरे पास है और जो मेरे को चाहिए वो आपके पास। हाँ वही डबल कोइंसिडेंस क्या हो गया, ए को जो चाहिए वो बी के पास है एंड वाइस वर्सा एट द सेम टाइम, और बी को भी वही चाहिए जो ए के पास है। इसको अपने क्या बोलेंगे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। क्या ये बहुत इजी टू फाइंड है कि बहुत रेयर है ये चीज? बहुत रेयर होगा, है ना? गौरव तुम यहां पे के बैठ सकते हैं क्या, तो तुमको देख पाएंगे ठीक से हम, आ जाओ, एक ही जगह देख पाएंगे तो बढ़िया रहेगा। हाँ आ जाओ। ओके, सो समझ में व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स? इसका डेफिनेशन लिख लो सब लोग, इसका डेफिनेशन लिख लो कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या है, इसका डेफिनेशन लिख लो। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स लिख लो, सिमल्टेनियस फुलफिलमेंट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स में लिख लो सिमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वॉन्ट्स बाय एक्सचेंज। ठीक है, व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स? कि जो म्यूचुअल वॉन्ट्स है ना, म्यूचुअल वॉन्ट्स मतलब क्या है, जो मेरा वॉन्ट हो गया, ए का वॉन्ट हो गया और बी का वॉन्ट हो गया, ठीक है, दोनों का ही क्या हो रहा है, साथ में फुलफिलमेंट हो रहा है। समझ में आया? ए का वॉन्ट कौन फुलफिल कर रहा है, बी फुलफिल कर रहा है, बी का वॉन्ट साथ में ही कौन फुलफिल कर रहा है, ए फुलफिल कर रहा है। कैसे? बाय द एक्ट ऑफ ट्रेडिंग, या बाय व्हाट, बाय एक्सचेंज। समझ में आ गया? एक्सचेंज क्या है गाइस? एक्सचेंज मींस व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट ऑफ ट्रेडिंग,
The which kind of goods? Surplus goods which people have in order to obtain goods which they require. Barter system क्या हो गया? भैया एक्सचेंज में तो कमोडिटीज नहीं मिल सकती ना, कुछ कमोडिटी भी लिख सकते हो, आप प्रॉब्लम नहीं है. सरप्लस कमोडिटीज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यहाँ लूजली ले सकते हैं इसको अपने. बार्टर सिस्टम क्या हो गया? पहला पॉइंट, सिस्टम ऑफ एक्सचेंज of where goods and services या commodities are exchanged for other goods and services. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. ओके, आ जाओ, आते हैं रिटर्न अपने इसमें. हाँ, तो पहला लिमिटेशन अपने देख रहे थे. पहले अपने क्या समझे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या है. ए को चाहिए वो चीज जो बी के पास है, और साथ में बी को चाहिए वो चीज जो ए के पास है. क्या लगता है ये जो कोइंसिडेंस है बहुत रेयर है कि बहुत इजी टू फाइंड है? बहुत रेयर है भैया. कोइंसिडेंस ही बहुत रेयर है तो डबल कोइंसिडेंस कब आता है ना? सो दिस इज एक्सट्रीमली रेयर. तो इस कारण बहुत बार ट्रांजैक्शंस पहले नहीं हो पाता था. लाइक से फॉर एग्जांपल, मैं ए हूं, मैं पकड़ लो क्लॉथ बनाता हूं, मुझे क्या चाहिए? राइस चाहिए. ठीक है, ढंग से फॉलो करना. मैं ए हूं, मैं क्लॉथ बनाता हूं, मुझे क्या चाहिए? राइस चाहिए. और बी जो है, बी राइस नहीं ग्रो करता है, बी वीट ग्रो कर रहा है, और बी को मुझसे कपड़ा चाहिए. समझ में आ रहा है? तो बी मेरे से क्या मांगेगा? कपड़ा मांगेगा. मैं बी को क्या दे सकता हूं? कपड़ा दे सकता हूं. क्लियर है यहां तक? पर मेरे को बदले में उससे क्या चाहिए? राइस चाहिए. मेरे को चावल चाहिए, राइस चाहिए. पर बी मेरे को सिर्फ क्या दे सकता है? वीट दे सकता है, बिकॉज बी तो वीट ग्रो करता है. पर मेरे को तो चावल चाहिए यार. तो क्या हम लोग के बीच ट्रांजैक्शन हो पाएगा? एक्सचेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. जिसके पास वीट है वो किसी को वीट देके राइस दे दे. हाँ, वो ये बहुत, तो उसके साथ भी तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होना चाहिए ना उसके साथ भी. समझ में आया? मैं तो क्लॉथ देने को रेडी हूं, पर मुझे बदले में राइस चाहिए. पर वो तो राइस दे नहीं सकती. वो तो बोली भैया मेरे पास तो वीट ही वीट है देने को, वीट खाइए, अब थोड़ा टेस्ट को चेंज करिए अपने. तो इसलिए क्या है, एक्सचेंज फैसिलिटेट उस वक्त नहीं हो पाता. मनी देखो कितना सही है. अगर मेरे को उसको कपड़ा देना है, इसके बदले क्या दे देगी मेरे को? अभी ये पैसा दे देगी. काम खत्म भाई. क्या उगा रही हो, क्या खा रही हो, मतलब ही नहीं उससे, है ना? आ जाओ. तो यहां पे क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स तभी वर्क करता है, ओनली वर्क जब बोथ बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज गुड्स. अच्छा, एक काम करना, बाद में बायर एंड सेलर काट के लिख देना ट्रेडर्स. क्या लिख लेंगे अपने? ट्रेडर्स. समझ में क्यों मैं बायर सेलर को कटवा रहा हूं यहां पे? Why am I striking of this? बायर और सेलर तो होता ही नहीं. बायर कौन हो गया? बायर वो हो गया जो पैसा देता है. सेलर कौन हो गया? जो पैसा लेता है. भाई वहां तो कॉन्सेप्ट ही नहीं इस चीज का. ट्रेडर्स बोलेंगे अपने. ठीक है. सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स कब काम करता है? जब ट्रेडर्स, बोथ द पार्टीज आर रेडी फॉर द एक्सचेंज. एंड एज यू कैन अंडरस्टैंड, इट इज वेरी वेरी रेयर. ठीक है. क्या हो जाएगा? ए एंड बी कैन ट्रेड. इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? A and B can trade only when what? Only when A has what B wants. क्या हो जाएगा? Only when A has what B wants. And दूसरी ओर क्या हो जाएगा? B has what A wants. भैया ये दो तरफा प्यार है, नॉट अ वन साइडेड अफेयर, वन साइडेड लव. कि नहीं मैं उसको इतना प्यार करता हूं, वो रेसिप्रोकेट ही नहीं करती है. ये दो तरफा प्यार है. ठीक है. ए का दिल होना चाहिए बी के पास, और बी का दिल होना चाहिए ए के पास. ठीक है. सो ये एक बार्टर सिस्टम का बहुत बड़ा क्या है, लैक हो गया. ठीक है. ओके, नेक्स्ट अपने बात करते हैं लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू. ऑफ कोर्स आज अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है, हर चीज का एक प्राइस टैग होता है. हर चीज को अपने एक प्राइस देके रखते हैं. तो वो प्राइस क्या हो गया? उसके वैल्यू का मेजरमेंट हो गया.
उसकी वैल्यू का मेजरमेंट हो गया। लाइक 1 किलो गोल्ड है, 1 किलो सिल्वर है, दोनों एक ही किलो है, पर 1 किलो सोना जो है 50 लाख रुपए दाम है उसका, और वही 1 किलो सिल्वर जो है उसका 60,000 70,000 रुपीज ही है बस। ठीक है, तो अभी अपने प्राइस टैग लगा के रखते हैं। पहले के समय क्या था, there was no price tags and all, there was not no common measure of value, तो लोग क्या है हर चीज को रैंडमली फिक्स करते थे। लाइक पकड़ लो तुम फ्रूट सेलर हो गई और मैं क्या है कपड़ा वाला हो गया, तो मैं अब 1 मीटर कपड़ा कितने फ्रूट्स के बदले एक्सचेंज करूं, सोचो उस समय कितना दिक्कत का बात होगा ये, है ना। शुड आई गिव यू, हाँ, यहां पे एक पार्टी हमेशा सफर करता है। लाइक से फॉर एग्जांपल मैं 1 मीटर कपड़ा तुमको दे दूं, अब उसके बदले मैं तुमसे कितना एप्पल्स लूं, ये तो बहुत बड़ा एक मतलब रिस्क ट्रेजेडी वाला चीज हो गया ये, कि मैं तुमसे 8 एप्पल्स लूं उसके बदले, कि 2 एप्पल लूं कि 10 एप्पल लूं। समझ में आया? हाँ, अग्री करेगी तो ही हो पाएगा बस। लाइक एग्जांपल और लो, पकड़ लो मेरे पास 1 किलो गोल्ड है और तुम्हारे पास 1 किलो सिल्वर है। आई हैव 1 किलो गोल्ड, यू हैव 1 किलो सिल्वर, अपने बार्टर सिस्टम के समय में है। अब मेरे को यार गोल्ड का कलर पसंद नहीं आ रहा, मेरे को पसंद आ रहा सिल्वर का कलर, तो मैं क्या करने का सोचूंगा, एक्सचेंज, कि यार गोल्ड बहुत घटिया, रख ले इसको तुम, मेरे को उसके बदले तुम 1 किलो सिल्वर दे दो। तुम तो अग्री कर लोगे वो चीज में, पर भाई मैं यहाँ पे क्या बन जाऊंगा, मेरा तो कट जाएगा ना, है ना। जस्ट बिकॉज आई लाइक सिल्वर कलर मोर, मैं गोल्ड दे दूंगा तुमको सीधे ही, मैंने अपना ही मैं बेड़ा कर करूंगा, है ना, बिकॉज आई डू नॉट नो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ गोल्ड। तो उस समय कितना प्रॉब्लमैटिक बात हुआ करता था ये सब चीज, समझ में आ रहा है। तो यहां पे इट इज राइटली सेड, वन ऑफ द पार्टी जनरली सफर्स। यहां पे एक पार्टी क्या है, जनरली वो सफर करता ही है। पर अभी क्या प्राइस टैग ये सब है, लाइक पकड़ लो एक शर्ट है 1000 रुपए का, एक शर्ट है 1000 रुपए का और 2 जीन्स है 500 रुपए का। तो अपने को अगर बार्टर सिस्टम भी करना है तो अपने क्या करेंगे, अपने क्या करेंगे, 2 जीन्स के बदले एक शर्ट एक्सचेंज कर लेंगे। 1000 रुपया वहां से भी हो रहा है, 1000 रुपया यहां से भी हो रहा है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है ना, अपने घरों में होता है ये सब चीज, मतलब बहुत बार पकड़ लो मेरी मम्मी कहीं आउट स्टेशन गई, बुआजी के यहाँ कहीं आउट स्टेशन गई, अब बुआजी भी 1000 रुपया पकड़ा रही है लिफाफा में और मम्मी भी 1000 रुपया पकड़ा रही है लिफाफा में। बोल लो हुआ ना ये सब चीज, होता है ना, वही चीज हो गया ये। बोलो क्या हसीन चीज है ये। ओके, सो उस समय क्या है, देयर वाज नो मेजर ऑफ वैल्यू, हर चीज को रैंडमली फिक्स करते थे, सारा एक्सचेंजेस जो है वो रैंडमली फिक्स होता था। ठीक है ना, सो देयर वाज अ लैक ऑफ व्हाट, देयर वाज अ लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, नो प्राइस सिस्टम वाज देयर। ठीक है, no common measure of value makes the exchange ratio to be fixed randomly। जो exchange ratio है it is now fixed what, and at that time it was fixed randomly। हकीकत में क्या होना चाहिए, 1 किलो गोल्ड के बदले 500 किलो सिल्वर भी मे भी कम हो सकता है, पर यहां देखो 1 किलो के बदले 1 किलो, वाह। तो एग्जाम्पल यहां पे क्या हो सकता है, एग्जाम्पल ये हो सकता है कि हाउ मेनी एप्पल्स शुड आई गेट फॉर ट्रेडिंग 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, क्वेश्चन मार्क। यहां पे एग्जाम्पल क्या हो गया, यहां पे डिलेमा क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या हो गया, हम लोग किस संकट में फंस गए हैं कि हाँ, कि मुझे कितना एप्पल्स लेना होगा, क्या चीज के लिए, 1 मीटर कपड़ा देने के बदले। ठीक है ना, सो ये अगेन एक लैक हो गया, बिकॉज नो प्राइस टैग्स वेयर देयर एज सच। समझ में आ रहा है ना क्या है। तो हमने 2 लिमिटेशंस देखा है अभी बार्टर सिस्टम का। पहला क्या हो गया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, दूसरा क्या हो गया, मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा अपने आते हैं बच्चों स्टोर ऑफ वैल्यू में। स्टोर ऑफ वैल्यू, हम लोग कमा रहे हैं
उसको अपने क्या है, स्टोर करके रख रहे हैं। जो भी काला पैसा कमाए हैं दीवार में छेद करके डाल दिए उसके अंदर। इनकम टैक्स का रेट भी पड़े तो कोई चिंता नहीं है। हाँ, अगर डिमोनेटाइजेशन होता है तब भैया वो पैसा को निकालना पड़ेगा अपने को। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होता है, ढंग से फॉलो करना। पहले के समय पैसा का तो कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। पकड़ लो, पहले के समय एक बहुत ही रिच वेजिटेबल सेलर था। रिच इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि उसके पास बहुत सारा क्या होगा, सब्जी होगा बहुत सारा। पैसा तो नहीं है उस वक्त। रिच वेजिटेबल सेलर का मतलब क्या हो गया, बहुत उसके पास लेडी फिंगर होगा, है ना, ये होगा, ब्रिंजल होगा, ये होगा, वो होगा। अब वो रिच कब तक रहेगा, जब तक उसका ये पेरिशेबल गुड्स जो है वो सड़े नहीं, है ना। वही चीज हो गया। अगर वो चाहेगा कि मैं अपना परचेजिंग पावर अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाऊं, एक रूम में मैं बंद कर दूं इसको, मेरे बच्चे खोले 10 साल 20 साल बाद, तो वो अपने आप को अमीर महसूस करे। उस समय क्या मिलेगा, सब कुछ सड़ा हुआ मिलेगा उस वक्त। रोस्ट मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पोस्ट मिलेगा, अर्थवॉर्म्स रेंगेगा उसके ऊपर, है ना। तो पहले के समय क्या है, आप लोग अपना परचेजिंग पावर को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। अभी क्या है, अंबानी को देख लो, इतना पैसा इतना नोट छाप लिया। अब वो पैसा क्या है, अपना 10 जनरेशन के लिए भी रख ले तो बहुत कम होगा वो। समझ में आ रहा है क्या है, हाँ सॉरी, बहुत ज्यादा होगा वो। 10 जनरेशन के लिए भी क्या है, बहुत ज्यादा होगा। समझ में आ रही है। तो पहले के समय क्या था, अमीर आदमी कब तक अमीर है, जब तक उसका पेरिशेबल गुड्स सही सलामत हो, तब तक ही वो अमीर रहेगा। बाद में क्या है, वो खत्म हो जाएगा तो वो भी क्या है, गरीब बन जाएगा। ही कुड नॉट ट्रांसफर हिज परचेजिंग पावर टू द फ्यूचर। अभी क्या सोना चांदी खरीद के रख लो, हाँ बाद में उसको यूज करेंगे अपने। ओके, सो लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। उस समय डिफिकल्ट था लोगों के लिए वेल्थ को स्टोर करना फॉर फ्यूचर यूज। क्यों क्यों लोग वेल्थ को अपने फ्यूचर यूज के लिए नहीं रख सकते थे, बिकॉज उस समय गुड्स को ही रख पाते उन लोग, और गुड्स क्या है, नॉन ड्यूरेबल होता है, पेरिशेबल होता है। यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट पेरिशेबल इज, क्या होता है पेरिशेबल? शॉर्ट टाइम के लिए खराब हो जाएगा, हम लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं बहुत शॉर्ट पीरियड में। मतलब बोला जाए तो बस पूरा आइटम फ्री होता है। अगर कोई क्लोथ जीन्स वगैरह वो तो स्टोर कर सकते हैं। क्लोथ भी ऊपर सड़ता जाएगा ना, वो चीज खराब होता जाएगा, बहुत कम माने 40 साल 50 साल बाद भी खराब हो, पर वो खराब होता जाएगा। इट इज नॉट प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है, तुम ठीक है प्लास्टिक पर छोड़ के चला जाओगे तुम बच्चों के लिए, है ना, पर प्लास्टिक क्या है, चलो वो तो कभी मिटेगा ही नहीं मिटेगा। पर क्लॉथ ये सब भी क्या है, क्लॉथ भी सड़ता जाता है, डिग्रेड होता जाता है। क्लॉथ भी पड़ा रहेगा ना कहीं पे, तो बिकॉज ऑफ हीट या व्हाटएवर नेचुरल फैक्टर्स वो भी डिग्रेड होता जाएगा। समझ रही हो, पकड़ अंदर पोका वोका लग जाए अंदर में तो और खराब करता जाएगा उसको। कहने का मतलब क्या है, गुड्स आर नॉन ड्यूरेबल दैट टाइम। ठीक है, तो कब तक छोड़ के जाएगा अपना वेल्थ को, खराब हो जाएगा, बच्चा भी खुश नहीं रहेगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स था उस वक्त। पेरिशेबल मतलब क्या हो गया, ऐसा गुड्स जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में यूज्ड अप हो जाता है या कुछ समय तक में। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम है, दे टेक अ लॉट ऑफ स्पेस, बहुत स्पेस लेते हैं ये गुड्स, एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड टू स्टोर अर्निंग्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड। जो भी तुम अपनी जिंदगी में कमाए हो उसको तुम आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल तो आप लोग लिख ही सकते हो। अब यू कैन राइट, लिख लो यहाँ पे, रिच वेजिटेबल सेलर, और जो मैं बताया उसको आप बना के बाद में मटेरियल में लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अपने आते हैं लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। अब आता है अपना डिविजिबिलिटी का समस्या। क्या है, फॉलो करो। पकड़ लो, मेरे पास पोर्शे गाड़ी था उस वक्त, मैं रेगिस्तान में चलाई जा रहा हूं उसको, 2 दिन तक चला रहा हूं मैं, दूर दूर तक कहीं भी मुझे पानी नहीं दिखा। अब 2 दिन बाद मेरे को कोई पानी का स्टॉल दिख रहा है, ठीक है, उसके पास बिस्लरी का बॉटल ये सब है, एंड वी आर नॉट यूजिंग मनी हियर, वी आर इन बार्टर सिस्टम। तो अब मेरा जान दांव पे लगा है, मैं पोर्शे लेके गया उसके पास, पैसा तो नहीं मेरे पास, पैसा का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहां पे।
अब उसके पास पानी का बॉटल है, वो देख रहा है कि मुझे कितना जरूरत है पानी का, तो वो क्या बोलेगा मेरे को कि मेरे को तो देखो पोर्शे लेने का मन कर रहा है और तुमको पानी लेने का मन कर रहा है, तो आओ चलो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स अपना स्ट्राइक हो गया है, आओ तुमको मैं पानी देता हूं, पर बदले में तुमको मुझे क्या देना पड़ेगा, पोर्शे कार देना पड़ेगा। तो क्या वो ऐसा करने का सोचेगा? मर जाएगा। क्या वो डिवाइड करके अपने पोर्शे का टायर दे देगा उसको? अगर टायर दे भी देता है, देयर विल बी अ डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी, तब चलाएगा क्या फिर वो, है ना? अगर स्टीयरिंग व्हील भी दे देता है तो भी क्या, देयर विल बी अ डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी, चलाएगा कैसे? कहने का मतलब क्या है कि उस समय बहुत प्रॉब्लम्स होता था डिविजिबिलिटी को भी लेके। मेरे पास बहुत बड़ा गुड है और बहुत छोटा सा चीज लेना है मेरे को, तो क्या उसको काट काट के देंगे? अब हम अभी क्या है, 10 रुपया पकड़ा है, काम खत्म। तो पहले ये भी समस्या था। थिंक अबाउट दिस, मेरे पास एक एलिफेंट है, बहुत बड़ा एलिफेंट है, मेरे को उसको सेल पे निकालना है। मैंने उसका प्राइस क्या रखा, 500 किलो राइस, कि मैं ये हाथी उसी को दूंगा जो मेरे को क्या है, 500 किलो राइस देगा। अब फार्मर्स के पास तो 500 किलो राइस है ही नहीं। एक फार्मर मेरे को आके बोलता है भैया मैं आपको 50 किलो राइस दे सकता हूं, तो मैं क्या एलिफेंट का टांग काट के दूंगा उसको कि ये ले 50 किलो जितना टांग जो है वो रख ले और मेरे को 50 किलो दे दे? तब प्रॉब्लम क्या होगा, अगेन देयर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। टांग तो मैं काट के दे दूंगा, अब मर जाएगा एलिफेंट, तो वो टांग का करेगा भी क्या, है ना? तो बहुत भारी समस्या था भारी चीजों को लेके उस वक्त। समझ में आ रहा है? छोटा चीज लेना है पर है बहुत भारी चीज मेरे को देने के लिए, तो मैं तो काट नहीं सकता हूं। काट भी तो चलो मान लो मैं काट दिया, तो क्या होगा, देयर विल बी अ डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। अब काम नहीं आएगा, बाकी का टुकड़ा काम नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? चलो, सो ये क्या हो गया बच्चों, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी हो गया। उस समय बाबा आदम के जमाने में अगर किसी के पास लार्ज एंड इनडिविजिबल कमोडिटी होता था, व्हाट इज इनडिविजिबल कमोडिटी? डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल, उसको तोड़ नहीं सकते अपने, ठीक है? अगर उसको भैया कुछ छोटा सा सामान चाहिए, तब भारी दिक्कत उसके पास आ जाएगा कि कैसे हम अपने बड़े से इनडिविजिबल चीज का बंटवारा करें। समझ में आ गया? ये हाथी वाला एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है। हाथी को मैं तभी डिवाइड कर सकता हूं, हाथी को मैं डिवाइड कर सकता हूं, पर उससे क्या होगा, देयर विल बी अ डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। समझ गया तुम लोग सब? अब लास्ट लिमिटेशन में आते हैं। लास्ट लिमिटेशन क्या हो गया बच्चों, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बताओ तो कोई जरा, डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? बाद में देखा, डेफर कर दिए। लाइक से फॉर एग्जांपल अपने यहाँ जो फीस का सिस्टम है, फीस अपने यहाँ पे लेते हैं 10 to 15 के बीच में, तो फीस बेसिकली क्या हो गया, डेफर्ड पेमेंट हो गया। टेक्निकली क्या है, फीस दो 1 तारीख को, मैं तब पढ़ाऊंगा। पर तुम लोग क्या है, माने तुम लोग नहीं, मतलब हम लोग भी अपने समय में पढ़ते थे, वैसे ही सिस्टम ही है कि 10-12 दिन हम लोग क्या है पढ़ते हैं क्रेडिट में, है ना? तुम लोग कैसे पढ़ रहे हैं अभी? पढ़ रहे हैं उधारी में। जब तक उस महीना का पैसा क्लियर नहीं होता है तब तक तुम लोग उधारी में पढ़ रहे हो। ऐसा अपने बोल सकते हैं, नॉर्मली बोलते नहीं है। आज मैं भी उधारी में पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, रेंट मेरे को देना होता 10 तारीख तक, तो 10 दिन तक मैं क्या है, उधारी में जी रहा हूं। समझ गया ना तुम लोग? तो इसी को अपने क्या बोलते हैं, डेफर्ड पेमेंट बोलते हैं। कोई चीज का आप लोन ले रहे हो, ईएमआई देते जा रहे हो हर महीना, ईएमआई क्या हो गया, डेफर्ड पेमेंट, ठीक है? तो पहले समस्या था स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का, कि पकड़ लो, मैं अपने फ्रेंड से, मैं मेरे फ्रेंड से दूध देने वाली गाय ले रहा हूं, ठीक है? कि चल भाई मैं तुझे 2 महीने बाद तेरी गाय लौटा दूंगा। समझ में आ रहा है? तो मैंने गाय उधारी पे लिया कि नहीं लिया? उधारी पे लिया, बिकॉज मैंने देखा कि यार डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट्स हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो मैंने क्या है,
गाय लिया मेरे फ्रेंड से विद द प्रॉमिस कि मैं 2 महीने बाद वो गाय लौटा दूंगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा मेरे को। तो मैंने उसको ये बोला कि चल मैं तेरे को हर दिन 2-2 लीटर दूध ला के दे दूंगा इंटरेस्ट के हिसाब से 2 महीने तक। समझ में आ रहा है क्या सिचुएशन है? अब 2 महीने बाद जब गाय को लौटाने का बात आया, अब भैया हो सकता है गाय थोड़ी दुबली हो गई, थोड़ी मोटी हो गई, या गाय दूध देना बंद कर दी, कुछ भी हो सकता है ऐसा चीज। समझ में आ रहा है? तो प्रॉब्लम क्या होगा उस वक्त कि जब मैं 2 महीने बाद गाय रिटर्न करने जाऊं तो मेरा फ्रेंड मेरे पे केस कर सकता है कि मेरी गाय दुबली कैसे हुई, दूध देना कैसे बंद की, बता। समझ में आ रहा है? तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि जो एग्जैक्ट चीज मैं उसे उधारी पे लिया था, एग्जैक्ट चीज मैं उसको रिटर्न नहीं कर पा रहा हूं। ये भी प्रॉब्लम था उस वक्त। ठीक है, मैंने उससे कि एप्पल खाया, मस्त मोटा एप्पल था, एक तो जूसी एकदम रेडिश एप्पल था। मैंने खाया कि चल मैं कल तुझे एक एप्पल दे दूंगा सड़ा हुआ एप्पल कर मैं उसको लाके दे दिया, तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। और क्या मैं उसको एग्जैक्टली वैसा सेम एप्पल लौटा पाऊंगा? नहीं। थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा तो हो ही सकता है। ठीक है, अभी पैसे में देखो कितना इजीली सब चीज हो जा रहा है। पैसे में क्या हो रहा है, मेरे से कोई 10,000 रुपीज उधार पे ले रहा है, 1 महीने बाद वो मुझे इंटरेस्ट के साथ 500 रुपए एक्स्ट्रा देगा। तो एक क्लियर कट चीज है, 10,000 में से लोन पे ले रहा है, मेरे को 1 महीने बाद वो कितना देगा? 10,500 देगा। अब 2,000 का नोट दे, 500 का नोट दे, 10 रुपए का नोट दे, कोई चिंता नहीं है, मेरे पास कितना आना है? 10,500 आना है। तो मनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, पर पहले क्या था, कितना भारी समस्या था। ठीक है, आ जाओ। सो पहले के समय में उधारी वाला जो ट्रांजैक्शंस है ना, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है जिसको अपने उधारी बोलते हैं, ये बहुत अच्छे से नहीं हो पाता था। ये बहुत अच्छे से नहीं हो पाता था। क्यों? बिकॉज एट टाइम ऑफ रिपेमेंट, बिकॉज एट टाइम ऑफ रिपेमेंट बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते थे। क्या क्या प्रॉब्लम्स? जो कमोडिटी मुझे रीपे करना है, क्या पता वो लूज कर ले या गेन कर ले वैल्यू। जैसे मुझे गाय रिटर्न करना है, क्या पता गाय दुबली पतली हो गई या और थोड़ी फैट हो गई। ठीक है, क्या पता वैल्यू उसका लूज हो गया या बढ़ गया। ठीक है, दूसरा चीज क्या हो सकता है कि मैं अरेंज नहीं कर पा रहा हूं गुड्स ऑफ एग्जैक्टली द सेम टाइम, है ना। एप्पल का एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, एप्पल का एग्जांपल कि मैंने एप्पल लिया था, अब जब एप्पल रिटर्न करने का बारी आया तो मैं सेम क्वालिटी का एप्पल जो है रिटर्न नहीं कर पा रहा। समझ में आ गया ये चीज? हाँ, ये तीसरा वाला आप भूल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 सफिशिएंट है अपने लिए। तो क्यों बार्टर सिस्टम में स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स का प्रॉब्लम था? क्योंकि जब रीपेमेंट करने का वक्त आता था तब क्या पता जो कमोडिटी में रिटर्न कर रहा हूं, जो यूज्ड कमोडिटी में रिटर्न कर रहा हूं, क्या पता उसका वैल्यू बढ़ जाए या घट जाए। ठीक है, या तो क्या पता कि मैं उसको सेम चीज रिटर्न नहीं कर पा रहा। एप्पल तो मैंने खा लिया, अब दूसरा एप्पल मैं उसको सेम रिटर्न नहीं कर पा रहा। समझ में आया क्या है ये? बच्चों यहां तक क्लियर है सबको? आ जाओ। ठीक है, चलो मेरे को बताओ अब कितने लिमिटेशंस थे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के? 5 लिमिटेशंस। एक लिमिटेशन तुम बताओ, पहला मेरे को बताओ। अच्छा तुम छोड़ दो, बोल दियो तो सब सुन लिया। तुम मेरे को बताओ दूसरा लिमिटेशन। लगा लेंगे हम लोग, तुम जवाब दे दो। कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। अब एक तुम बताओ। मेरे को याद नहीं है। लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, प्राइस वाला चीज जो था ना। तुम एक बोल सकता है गौरव, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, और एक लास्ट वाला जो भी अपने पढ़े, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। अभी आओ याद करते इसको। 5 लिमिटेशंस है अपना। पहला लिमिटेशन अपने क्या देखे? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। दूसरा तीसरा बात कर रहा है वैल्यू को लेके,
लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, कि अपने कोई भी चीज को तोल नहीं सक रहे थे उस वक्त। ऐसा आदमी बोका बन जा रहा था, सिल्वर लेके गोल्ड दे रहा था बोले। तो लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। तीसरा क्या था? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। चौथा क्या था? लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, उसके 4 टुकड़े नहीं कर सकते थे अपने। और पांचवा चीज क्या था? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ठीक है, ये याद रख लोगे ना तो मनी का डेफिनेशन भी याद हो जाएगा। मनी का डेफिनेशन, मनी क्यों आया, ये सब के कारण तो मनी आया। मनी ये सब सारे प्रॉब्लम्स को क्या है, पूरा उस पर टाइट लगा देता है। ऐड दिखता है ना, वो गंदा कपड़ा हुआ है, टाइट जा रहा है, उसमें से पूरा सफेद हो गया, तो मनी क्या है, वो चीज कर देता है। चलो वापस से लास्ट टाइम एक बार, क्या क्या लिमिटेशंस है? पहला लिमिटेशन क्या था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, लैक लगा लेंगे अपने। दूसरा चीज क्या था? स्टोर ऑफ वैल्यू। तीसरा चीज मेजर ऑफ वैल्यू। चौथा चीज 4 टुकड़े, डिविजिबिलिटी। और पांचवा चीज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब अपने आते हैं पिस्सा में, अब अपने आते हैं मनी में। मनी क्या है? कुछ भी है मनी। गवर्नमेंट जिसमें हाथ रख दे वो मनी है। गवर्नमेंट जिसमें हाथ रख देगा वही नेक्स्ट टाइम से क्या हो जाएगा? मनी हो जाएगा। आज आया डिमोनेटाइजेशन अपना, तो 2016 तक तो कितना सुप्रीम मानते थे अपने 500,000 का नोट, और अभी उसको फाड़ भी दो ना, उस पेपर के टुकड़े को फाड़ भी दो डिमोनेटाइजेशन के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। मेरे पास अभी 10,000 रुपए के आसपास पड़ा हुआ है पुराना 500 का नोट, जस्ट बिकॉज, ऐसा नहीं कि ब्लैक मनी बहुत है मेरे पास, जस्ट बिकॉज आई कलेक्ट करेंसीज एंड ऑल। तुमको तो पता ही होगा शायद, एक रखने में किक मिलता है, एक रखने में कहाँ मजा आएगा? मजा आता है ना, सजा के उसका स्नैपचैट मारो, उसका स्टेटस लगाओ, तो मजा आता है वो सब चीज में ना। आई हैव 60 to 70 कंट्रीज के मनी, उसके नोट्स, ये सब चीजें। मेरे को जो मन करता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं हम। अभी शूज कलेक्ट कर रहे थे और अभी कलेक्ट कर रहे क्रेडिट कार्ड्स। वियर्ड ऑब्सेशंस। ठीक है, क्या बता रहे थे? हाँ, मनी क्या है? गवर्नमेंट जिस पे हाथ रख दे वो क्या हो जाएगा? मनी हो जाएगा। आज अपने बोलते हैं ना मनी के है, मनी तो हाथ को मैल है, ऐसे मारवाड़ी में बोलते हैं। मनी क्या है? मनी क्या है? हाथ का मैल है। अब गवर्नमेंट अगर बोल देना कि वो मैल ही मनी है सही में, तो नहाना छोड़ दोगे फिर? तब क्या होगा? सही में नहाना छोड़ दोगे, मैल निकाल निकाल के रखोगे। अगर गवर्नमेंट बोल दे कि साबुन की टिकिया मनी है, तो भी नहाना छोड़ दोगे, बस नहीं नहाने का बहाना चाहिए, है ना। गवर्नमेंट जो चीज को बोल दे मनी है, वो सीधे क्या बन जाएगा नेक्स्ट टाइम से? मनी बन जाएगा। अरे अपने कागज का टुकड़ा को 2,000 का नोट मान के चलते हैं आजकल, है ना। वो जो कागज का टुकड़ा है, पिंकी पिंकी नोट, 2000 प्रिंट मारा हुआ है उसमें, सबसे बड़ा नोट हो गया वो। गवर्नमेंट एक डिमोनेटाइजेशन एक और कर दे रातों रात, तो उसको भी क्या है, विल यूज इट एज टॉयलेट पेपर, अगर ज्यादा हो तो, है ना। तो वही चीज होता है। मनी इज व्हाट लॉ सेज इज मनी। लॉ बोल दिया ये पैसा है, तो वो क्या हो जाएगा अगली बार से? पैसा हो जाएगा। बहुत पहले आई थिंक कुछ यूरोपियन कंट्रीज में लोग ऑलिव ऑयल को पैसा बोलते थे। सोचो, जिसके घर में ज्यादा ऑलिव ऑयल है वो बहुत पैसे वाला हो गया, अपनी बेटी का शादी वहीं कराएंगे, ऐसा हिसाब से था। ठीक है, आ जाओ, चलो। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, व्हाट इज मनी। यहां से भी बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, 1-2 मार्क का क्वेश्चन यहां से भी आता है। ठीक है, मनी क्या है? एनीथिंग है। व्हाट इज मनी? मनी इज एनीथिंग, कुछ भी है मनी। मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड। लोग क्या है, उसको एक्सेप्ट करने चाहिए। अगर एक्सेप्ट करेंगे नहीं मनी को लोग, तो वो काहे का मनी फिर, है ना। 4 मेन अपने पॉइंट क्या देखे थे? 3 मेन पॉइंट पकड़ लो। एक था मेजर ऑफ वैल्यू, एक था स्टोर ऑफ वैल्यू, और एक था स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स।
और डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स भी जो है ना, वो क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था? बिकॉज उस समय एक प्रॉपर मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, है ना। अभी क्या, मेरे को तुमसे कुछ खरीदना होगा, मैं तुमसे खरीद दूंगा किस मीडियम के थ्रू? पैसा देकर। और तुम्हारे पास क्या है? वो पैसा आ रहा है, राइट। पहले के समय डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स था, पैसा था नहीं। अभी क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी क्या है, हटा दिया है इस प्रॉब्लम को। ठीक है, फॉलो करो क्या है, आओ। मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ व्हाट? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहला चीज क्या है? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ नो मोर वी नीड डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, नो मोर। ठीक है, पैसा है तो भाई खरीद सकते हैं। दूसरा चीज क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू। तीसरा चीज क्या है? मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एज वेल। और चौथा चीज क्या हो गया? मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ठीक है, चलो। आज के जमाने में किसी को अगर अपने फ्रेंड से गाय लेना है, काऊ लेना है, तो वो क्या कर सकता है? या तो पूरा का पूरा पैसा दे देगा उसको, या तो वो क्या करेगा? इंस्टॉलमेंट पे ले सकता है ना। हर महीना क्या है? ईएमआई देता जाएगा। सिंपल सा चीज है। ऑलराइट, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, आ जाओ इसमें। ओके, मनी क्या है? पहला चीज, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज, 4 पॉइंट्स आ जाएगा। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। खत्म। एक तीर से अपना 2 निशाना हो गया। लिमिटेशंस में याद कर लिए तो यहां भी याद हो गया अपने को। ठीक है, ओके बच्चों। मनी क्या है? मनी रेफर्स टू एनीथिंग दैट इज, सबसे मेन चीज क्या है? जनरली एक्सेप्टेड। इट हैज टू बी एक्सेप्टेबल। अगर लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो वो काहे का मनी फिर, है ना। एज अ 4 पॉइंट बता दो क्या होगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ठीक है, क्लास में 3-4 बार बोल के याद कर लो उसको। और मटेरियल मिलेगा, सिर्फ उतना ही पढ़ना है, बुक से पढ़ने का दरकार ही नहीं है। सिर्फ मटेरियल से पढ़ना, अपना काम खत्म। ठीक है, अपना सिलेबस खत्म होगा दिसंबर तक, उसके बाद जैन पे पूरा रिवीजन चलेगा। और मैं आप लोगों को इस टाइप का बना के दूंगा। एक सेकेंड, चलो रिज्यूम करते हैं। लास्ट बता दो मेरे को, तुम बताओ बेटा, मनी क्या है? सीधे मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एनीथिंग तो बोलोगी। ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। गौरव बताओ। एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है? आगे बढ़े अब, आ जाओ। ठीक है, सो मनी क्या है बच्चों? मनी कुछ भी है जो लॉ बोल देता है मनी है। बस उसका एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, क्या? दैट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। पीपल शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योर मनी। साइलेंट कर लो। पीपल शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योर मनी। आज पब्लिक का फेथ ही अगर मनी से खो जाए ना, तब क्या होगा? पब्लिक का अगर फेथ ही खो जाए मनी से, तब क्या होगा? एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। जो शॉपकीपर्स है वो बोलेंगे अरे हम इंडियन रुपी नहीं लेंगे, हमको तुम यूएस डॉलर्स दो। ऐसा हो जाएगा, ये हकीकत है। जिम्बाब्वे, कुछ स्टोरी पता है जिम्बाब्वे का? जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन छोड़ो, हाइपर इन्फ्लेशन हुआ है। हाइपर इन्फ्लेशन लास्ट का 10-15 साल से वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन हो गया है। अब जिम्बाब्वे में जिम्बाब्वे डॉलर्स यूज ही नहीं होता है। जिम्बाब्वे के लोग अब यूज करते हैं यूएस डॉलर्स, बिकॉज वहां के लोगों का अपने ही करेंसी से क्या
विश्वासघात हो गया है, विश्वास उठ चुका है। हाँ, बिकॉज नोबडी इज रेडी टू एक्सेप्ट जिम्बाब्वे डॉलर्स, बिकॉज जिम्बाब्वे डॉलर्स का इतना वैल्यू घट गया। ठीक है, अभी वहां पे क्या हो रहा है, सुने हो ट्रिलियन क्या होता है? ट्रिलियन पहले आता है मिलियन, फिर आता है बिलियन, फिर आता है ट्रिलियन। तो जिम्बाब्वे में इतना खतरनाक चीज हो गया कि वहां पे जो नोट्स है ना, उसमें 1 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर्स, 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर्स का नोट बनने लग गया। और मेरे पास खुद के पास 50 ट्रिलियन डॉलर का नोट है जिम्बाब्वे का। उसमें से क्या मिलेगा? जैसे मनी होता है ना, मनी इज एनीथिंग, इस नोट से मिलता है नथिंग। ठीक है, ये नोट का कुछ वैल्यू नहीं है इसका, एक एंटिक आइटम हो गया ये। हाँ, वैल्यू मतलब क्या है कि अभी कहीं मिलेगा नहीं तुमको ये नोट, कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है इसका। ऐसे एंटिक आइटम क्या होता है, कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता उसका, पर कलेक्टर्स लोग उसका नाप शनाप दाम ऑक्शंस में देते हैं। वैसे कुछ 15-20 साल बाद मैं उसका ऑक्शन कर लूंगा, मेरे को भी क्या पता नाप शनाप दाम मिल जाए। समझ में आ रहा है क्या है? तो अब वहां के लोगों का अपने नोट के ऊपर से विश्वासघात हो गया है, अपना खुद का नोट यूज नहीं करते वो। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज वहां पे इन्फ्लेशन बहुत बहुत ज्यादा होने लग गया। माने हर दिन आदमी लोग उठता था ना, सोचता था कि अरे यार आज नॉर्मल चीजों का दाम क्या होगा पता नहीं। कल पकड़ लो, एक लोफ ऑफ ब्रेड का 10 रुपया दाम था, हर चीज का। रिसेशन में आ गया सब। ठीक है, कल लोफ ऑफ ब्रेड का दाम था 10 रुपया, आज सुबह देखा लोफ ऑफ ब्रेड का दाम 1 लाख रुपया हो गया। कल 2 करोड़ हो गया, नेक्स्ट डे उठा 1 बिलियन 1 ट्रिलियन हो गया। ऐसे करके सोचो, इतना तरीके से, इतना ह्यूजली हाइपर इन्फ्लेशन होने लग गया। सोचो, गवर्नमेंट मेजर्स क्या ले रहा था, वो ठीक करने का ट्राई कर रहा था इसको, पर कंट्री भी बहुत कर्जे में डूब गया था। जैसे वो चाइना का पिल्ला कौन है? पाकिस्तान, सॉरी कुछ पाकिस्तानी यहाँ पे नहीं है ना, ठीक है। तो चाइना क्या कर रहा है, उसको बस बिस्किट खिला रहा है, और पाकिस्तान भी तुम हिलाते हिलाते बिस्किट खाए जा रहा है, डेट में फंसा रहा है उसको, डेट ट्रैप में फंसा रहा है। और नेपाल के साथ भी अभी वही कर रहा है, पर नेपाल लोग भी क्या है उसके अंदर आते जा रहे हैं। फिर उठा लो, 3rd टाइम्स अ चार्म। ठीक है, तो मनी का क्या होता है बेसिक चीज, इट हैज टू बी एक्सेप्टेबल। अगर वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा तो मनी का उसका औकात ही नहीं रहेगा। ठीक है, आ जाओ। इट इज एनीथिंग चूजन बाय कॉमन कंसेंट। मनी इज एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड बाय अदर्स। ठीक है, मनी में क्या क्या आ जाएगा? कॉइन्स आ जाएंगे, हमारे पेपर नोट्स आ जाएंगे, चेक्स आ जाएगा, हमारा जो बैंक अकाउंट्स है वो सब आ जाएगा। ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां तक क्या सबको सब कुछ क्लियर है? सब कुछ समझ में आ गया है? कहीं कुछ भी बोलो। अगर कॉमन पीपल जो है वो अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जिस चीज को गवर्नमेंट मनी माना है, तो भूखमरी में मरो। ठीक है, अगर इतना ईगो प्रॉब्लम्स है, आज नरेंद्र मोदी का नोट निकाला हुआ है ये, अब ममता दीदी बोल देंगे हम तो यूज नहीं करेंगे 2000 का नोट, 500 का नोट, ये मोदी डिमोनेटाइज करके निकाला है, हम यूज नहीं करेंगे 2500 का नोट। मत करो, कौन बोला यूज करने? मत रुपए लो 2500 में ममता दीदी। जिम्बाब्वे में क्या है कि माने $1 का जो नोट है ना, एक जिम्बाब्वे डॉलर का नोट जो है, इट बिकेम वर्थलेस। तो जिसके पास वो पड़ा हुआ था, वो उसको यूज नहीं कर पाएगा ना, कुछ भी नहीं मिलेगा। जनरल पब्लिक एक्सेप्ट करने को रेडी था, पर हर एक चीज का वैल्यू होते जा रहा था ना। लाइक से फॉर एग्जाम्पल तुम एफडी लगाई, तुम पकड़ लो जिम्बाब्वे की, तुम नौजवान हो, तुम 10 लाख जिम्बाब्वे डॉलर्स का तुम एफडी कर दी 1 साल के लिए, कि 1 साल बाद तुमको 1 लाख जिम्बाब्वे डॉलर्स मिले। समझ में आ गया? अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट डे जब तुम 10 लाख का एफडी कर ली, नेक्स्ट डे लाखों रुपए का वैल्यू नहीं है कुछ।
गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट अब मिलियंस बिलियंस का नोट छाप रहा है गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट देख रहा है कि इकोनॉमी बर्बाद होती जा रहा है, अब इतना कर्जे में डूब गए हम लोग। तो तुम जहां एक साल में 1 लाख बढ़ने का वेट करती, क्या इसका फिर भी कुछ वैल्यू होता क्या? अब ट्रिलियंस का भी वैल्यू नहीं हो रहा है वहां पे, और तुम एक साल वेट करोगी 1 लाख बढ़ जाएगा, 1 लाख बढ़ जाएगा, जिसका जो वर्थलेस पीस हो गया एकदम। तो वहां पे ये सब चीज था। अच्छा, मतलब ऐसे ही कुछ भी करके ऐसे पेपर नोट नहीं छापना है। हाँ, अगर छापते रहेंगे तो वैल्यू बनेगा। हम लोग बैंकिंग सिस्टम में देखेंगे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि इंडिया में इतना गरीबी है, तो आरबीआई तो भाई प्रिंटिंग मनी प्रिंटिंग मशीन है, आरबीआई तो हमारा नोट छापते रहो, गरीबों पे बांटते रहो। क्यों वो ऐसा नहीं करता है? क्यों पॉवर्टी में इंडिया नंबर 1, ऑलमोस्ट नंबर 1 में आता है? इसका भी रीजन है, अपने बैंकिंग चैप्टर में देखेंगे ये चीज। सर उसका मतलब है कि अगर मेरे पास इतना बोर्ड है तो उतने छाप सकते हैं, ऐसे करो। ये पहले के समय था, अभी ऐसा नहीं है। रिजर्व्स होता है आरबीआई के पास, आरबीआई का नागपुर में वोल्ट है, आरबीआई के पास नागपुर में वोल्ट है, सब जानेंगे बैंकिंग सिस्टम में। बोल रहे हैं ना 12 का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत अपने को रियल लाइफ का चीज यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये रिजर्व रखेंगे अपने, मतलब ये बात अपने रिजर्व रखेंगे बैंकिंग चैप्टर के लिए। ठीक है, ओके, यहां तक सब क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अब अपने आते हैं काइंड्स ऑफ मनी में। अपने आज कहां तक पढ़ेंगे बच्चों? अपने आज यहां तक पढ़ेंगे, फिर अपना आज का क्लास खत्म। ठीक है, मनी में बच्चों अपने को लगेगा 3 क्लास, फिर ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, आ जाओ। और क्या होता है, मनी एंड बैंकिंग मॉड्यूल से आया हुआ है। यहां से 12 से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आईएससी में, और सीबीएसई में यहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ओवरऑल क्वेश्चन, मतलब 2-4 करके ऐसे करके इस चैप्टर से, मनी एंड बैंकिंग में से, इस मॉड्यूल से पकड़ लो, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सीबीएसई में। ठीक है, चलो आ जाओ। अब अपने देखते हैं काइंड्स ऑफ मनी। देखो अपने अभी देखे मनी क्या है, कॉइन्स हो गया, करेंसीज हो गया, ऑल दीज आर मनी। अब मनी का क्या है बच्चों, एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। ढंग से फॉलो करो, मनी का क्या होता है, एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। आज बाहर से जितना ही मेकअप पोत लो, फेस वैल्यू जितना ही बढ़ा लो, अंदर से गंदे हो, अगर हार्ट से गंदे हो मतलब तुम्हारा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, 0 रहेगा। तो समझो इससे क्या है, फेस वैल्यू का मतलब क्या हो गया, जो धब्बा पड़ा हुआ है नोट या कॉइन के ऊपर। 5 रुपए का कॉइन है, मतलब उसका फेस वैल्यू क्या हो गया, 5 रुपीज हो गया। 2000 का जो नोट है, उसके फेस में क्या लिखा हुआ है कि हाँ मैं 2000 का नोट हूं, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, उसका अंदरूनी वैल्यू। मतलब क्या हो गया, आज 2000 का नोट असली में है क्या, पेपर है। पर उसको प्रिंट करने में भी तो, मतलब प्रिंट करने में भी तो उसको पैसा लगेगा, तो वो सब इंट्रिंसिक वैल्यू में आएगा नहीं, सिर्फ पेपर। जितना ही तुम उसमें कालीन पोत दो, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा, जिससे वो बना है। पेपर के दाम पे बिकेगा फिर तो वो। आज अगर पकड़ लो 2000 का नोट भी डिमोनेटाइज हो जाता है, तो जो अपना कन्वर्ट नहीं करा पाया, तो उसका क्या वैल्यू बच गया, इंट्रिंसिक वैल्यू बच गया। अब वो पेपर के दाम पे बिकेगा। पकड़ लो मार्केट में फिर वो 2000 का नोट बेचे जाएगा, तो कितना रुपया मिलेगा, 50 पैसा 1 रुपया मिलेगा उसका, क्योंकि पेपर का वैल्यू क्या होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही कम वैल्यू होगा। से फॉर एग्जांपल पहले के समय, कभी तुम लोग कॉइन देखा है वो वाला, राजा महाराजा लोग के समय में एक 1 रुपी कॉइन का सिल्वर कॉइन आता था, बहुत हेवी होता था वो सिल्वर कॉइन आता था, तो उसका फेस वैल्यू जरा बता दो क्या था, 1 रुपी था। गौरव समझ में आ रहा है, उस सिल्वर कॉइन का फेस वैल्यू क्या था, 1 रुपी था, पर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या था उसका, सिल्वर से बना हुआ था भैया वो। क्या 1 रुपया उसका वर्थ था क्या, सिल्वर से बना हुआ था। तो उसको बेचने अगर जाओगे तो उसका क्या वैल्यू मिलेगा, जिससे वो बना है उसका वो वैल्यू मिलेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगा। एक चीज मैं बताता हूं, 5 रुपए का सिक्का जो है, देख रहे हो कितना पतला हो गया है,
देखियो ना 5 रुपए का सिक्का कितना पतला हो गया है। पहले 50 पैसे का सिक्का उतना का आता था। पहले देखा है तुमने, पहले का 5 रुपए का सिक्का इतना मोटा हुआ करता था, इतना हैवी होता था, बाप रे बाप। देखा है ना तुम लोग। प्रॉब्लम क्या हो रहा था, सारा कॉइन साथ में है तो अलग से समझ में नहीं आता है कि साइज समझ में नहीं आता 5 रुपए का सिक्का कौन सा है, 1 रुपया कौन सा है, 2 रुपया कौन सा है, सब तो मट्टी बनते जा रहा है पूरा एकदम। प्रॉब्लम क्या होता, फॉलो करो। आज से 5-10 साल पहले जो मोटा वाला 5 का सिक्का आता था ना, एकदम मस्त वाला, रॉयल लुक फील होता था वो 5 रुपए लेकर। बांग्लादेशी लोग क्या करते थे, जिस मेटल से वो बना होता था ना, माने 5-5 रुपया वो लोग स्मगल करते थे बांग्लादेश में। समझ में आ रहा है क्यों करते थे? मेटल का दाम ज्यादा था। हाँ, अनुषा समझ में आ रहा है? फेस वैल्यू तो 5 रुपया उसका, पर उसको गला के जब बेचोगे तो 6 रुपया 5.5 रुपया उसका हो जाता था। सोचो, गला के बेचोगे तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो था वही 5 रुपए से ज्यादा था। तो ये न्यूज में आया कि बांग्लादेश वाले क्या स्मगल करते जा रहे हैं इंडिया का 5 रुपए का सिक्का बांग्लादेश में, और वहां गला गला के चिपे जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट क्या किया, उसको और कम करने लग गया कि अब उसमें से अगर निचोड़ोगे भी ना, 5 रुपए को निचोड़ोगे भी अगर, तो 1 रुपया 1.5 रुपए का सामान निकलेगा। वो आता है ना, दिखाता है मुकेश के लंग्स में देखो इतना तार है, मुकेश का लंग्स निचोड़ोगे, मूवी के पहले दिखाता है ना कि मुकेश का लंग्स इतना निचोड़ोगे, इतना सिगरेट फूकता है वो, इतना तार निकलेगा उसमें से। ठीक है, आ जाओ। तो कोई भी यूनिट ऑफ वैल्यू हो, कोई भी मनी हो अपने पास, सबका 2 टाइप का वैल्यू होता है बच्चों। एक होता है क्या, फेस वैल्यू, दूसरा होता है क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू क्या हो गया, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी। फेस वैल्यू क्या हो गया बच्चों, फेस वैल्यू रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी written on the face of a unit of money. ठीक है, फेस वैल्यू क्या है, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज रिटन वेयर, दैट इज रिटन ऑन द फेस ऑफ अ यूनिट ऑफ मनी। ठीक है, ओके ग्रेट। नेक्स्ट आता है बच्चों इंट्रिंसिक वैल्यू, उसका अंदरूनी चमक क्या हो जाएगा, रेफर्स टू दी व्हाट, रेफर्स टू दी वैल्यू ऑफ कमोडिटी। हाँ, refers to the value of commodity with which a unit of money is made. इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गया, रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ कमोडिटी, जिससे वो मनी क्या है, बना हुआ है। अब पेपर से बना है तो भाई बहुत ही ऑलमोस्ट जीरो वैल्यू है उसका। जीरो कैसा वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू तो 2000 दिख रहा है अपने को, पर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो, 20-25 पैसा 50 पैसा होगा बस। ठीक है, नेक्स्ट अपने आते हैं स्टूडेंट्स मनी के कंपोनेंट्स में। आ जाओ, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मनी के कंपोनेंट्स। आ जाओ, नेक्स्ट लिख लो मनी कंपोनेंट्स। मनी का बच्चों 2 कंपोनेंट है, एक है रोकड़ा। रोकड़ा क्या होता है, फिजिकल पैसा जो अपने रखते हैं अपने पास। ठीक है, एक हो गया करेंसी, रोकड़े को अपने क्या बोल रहे हैं, करेंसी। इसमें क्या आता है बच्चों, कॉइन्स प्लस नोट्स आता है। किसी को पानी पीना है, मेरे को पीना है। ओके, करेंसी में क्या क्या आता है, कॉइन्स और नोट्स, जो रोकड़ा अपने अपने पास रखते हैं, फिजिकल पैसा। या तो अपने पैसा कहां रखते हैं,
बैंक्स में रखते हैं। बैंक्स वाले कंपोनेंट को अपने बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। क्या बोलेंगे इसको अपने? डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट क्या हो गया? बैंक में कुछ आइडिया है बैंकिंग सिस्टम का तुम लोग को? नहीं, तुमको आइडिया है? किस किस टाइप का अपने अकाउंट खुला सकते हैं वहां पे? सेविंग्स और करंट अकाउंट्स, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट होगा कासा अकाउंट्स। कासा, कासा बैंकिंग लैंग्वेज होता है। कासा मतलब हो गया CASA, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो डिमांड डिपॉजिट्स में बच्चों कासा अकाउंट्स आता है, करंट अकाउंट्स आता है और सेविंग अकाउंट्स आता है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसको डिमांड डिपॉजिट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें जो भी पैसा आपने जमा करते हैं, हमारा जब डिमांड हो हमें वो मिल सकता है, जब डिमांड हो हमारा। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं होता है, सेविंग्स अकाउंट में होता है। ये सब ढंग से जानेंगे अपने बैंकिंग सिस्टम में। अभी अपने ऊपरी चीज पढ़ रहे हैं। कुछ पूछना तुमको अनुषा? तो ये हो गया कासा, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये सब पैसा हम लोग कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पब्लिक पैसा कहां रखता है? या तो जेब में या तो बैंक में। जेब में रखेगा तो करेंसी कंपोनेंट हो जाएगा मनी का, बैंक में रखेगा तो डिमांड डिपॉजिट्स कंपोनेंट हो जाएगा मनी का, ठीक है। देखो बाबू, एटीएम कार्ड तो जरिया हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, दैट इज इटसेल्फ नॉट मनी। तुम किसी को एटीएम कार्ड नहीं दोगी, है ना, तो वो मनी नहीं है। ऑलराइट, वो जिससे लिंक कर रहा है ना, उसी को अपने क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स। समझ गई? तुम्हारा एटीएम हो गया, चेक्स हो गया, दिस आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, दिस आर नॉट मनी, दिस आर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ऐसे पूछते जाओ जहां जो अपना नॉलेज गेन करना हो। आ जाओ। तो मनी कंसिस्ट्स ऑफ व्हाट बच्चों? एक होता है करेंसी कंपोनेंट और दूसरा क्या होता है? डिपॉजिट मनी कंपोनेंट लिखा है यहाँ पे, यहां आपने लिख लेंगे डिमांड डिपॉजिट मनी कंपोनेंट, ठीक है। आ जाओ, चलो। तो आज अपने यहीं तक पढ़ेंगे। आज अपने कौन सा कंपोनेंट देखेंगे? आज अपने सिर्फ करेंसी कंपोनेंट देखेंगे। नेक्स्ट वी विल रिज्यूम विद डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। आ जाओ। कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स के तो क्या कहने, अपने को पता ही है ऑलरेडी। कॉइन्स आर ऑब्वियसली एंड ऑलवेज मेटालिक। कॉइन्स क्या होगा? मेटालिक। और नोट्स क्या होगा? हमेशा पेपर से बना हुआ होगा। बहुत सारे कंट्रीज प्लास्टिक नोट्स भी यूज करते हैं। कभी देखा है तुम लोग प्लास्टिक नोट्स? हम एक काम करेंगे, नेक्स्ट डे अपना कलेक्शन लेके आएंगे। जो भी मेरा करेंसी नोट्स है ना, उसका कलेक्शन लेके आएंगे, दिखाएंगे तुम लोग को। क्या चीज? नेपाल में भी यूज होता है, सोचो। हाँ, नेपाल और भूटान जो है उससे वीजा नहीं लगता है अपना, तो वहां पे इंडियन करेंसी भी यूज होता है। वीजा बांग्लादेश का आइडिया नहीं, तो उसको बोल नहीं सकते। नेपाल भूटान का पता है करेंगे, बांग्लादेश में नहीं लगता है क्या? तुम नहीं देखी हो ऐसा? नेपाल तुम गई हो और हम तुमको दिखाते प्लास्टिक नोट, तो क्या दोगी? कुछ नहीं दोगी। तब हम क्यों दिखाए फिर? अच्छा, ठीक है। तो नेपाल में क्या है? प्लास्टिक नोट भी चलता है। कुछ कुछ नोट प्लास्टिक है, स्पेशली 10 रुपीज का नोट जो है प्लास्टिक का है। सिंगापुर भी क्या है? प्लास्टिक नोट यूज करता है। सोचो, एंटार्क्टिका का प्लास्टिक नोट है। पोलर बेयर, उसका भी नोट है मेरे पास, नेक्स्ट दिखाएंगे तुम लोग को। हम बहुत चीज कलेक्ट करते हैं, बहुत चीज। मेरे पास नोट्स है, मेरे पास कॉइन्स है, स्टैम्प्स है, मेरे पास लिकर है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, और स्नीकर्स हो गया, शूज हो गया, ठीक है। आ जाओ, कॉइन्स में आते हैं। कॉइन्स क्या है बच्चों? ऑल मेटालिक मनी। कहां से कलेक्ट करते हो? तुमको बाबू सारे दुकान का नाम भेज देंगे हम, तुमको सारे दुकान का नाम भेज देंगे, तुम भी ले लेना वहां से, ठीक है। तो कॉइन्स क्या है? ऑल मेटालिक मनी है। आ जाओ। दे आर टोकन मनी। टोकन मनी समझते हो क्या है? नहीं समझते हो?
टोकन मनी ऐसा मनी होता है जिसका फेस वैल्यू ज्यादा है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से। सिंपल। टोकन मनी क्या है? ऐसा मनी जिसका फेस वैल्यू ज्यादा है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो मेरे को बात बताओ, हम लोग जो नोट्स यूज करते हैं क्या उसको फिर टोकन मनी बोल सकते हैं? सोचो क्या लिखा हुआ है। फेस वैल्यू ज्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से। यस, हाँ। तो अपने जो भी अपने अभी यूज कर रहे हैं सब क्या बोलेंगे अपने? टोकन मनी है। जो भी करेंसी यूज कर रहे हैं अपने, नोट्स बोलो कॉइन्स बोलो, सब क्या है? टोकन मनी है। बिकॉज सभी का फेस वैल्यू क्या है? उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है। अभी ऐसा बात चल रहा है बहुत जगह कि 1 रुपए का नोट नहीं आता ना, अभी 1 रुपए का नोट भी जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बात चल रहा है। क्यों पता है? क्योंकि 1 रुपए का सिक्का बनाने में 1 रुपए का सिक्का बनाने में अगर 1 रुपए से ज्यादा नहीं भी लगता होगा तो 0.75 0.8 रुपीज लग ही जाता है। समझ रहे हो? तो बहुत खर्चा पड़ जाता है। पहले होता था ना वो तो भी अभी भी चलता है ऐसे। तो अभी कम बैक होने वाला है। होता है ना ये सब बिग बॉस में, वाइल्ड एंट्री से आता है, वाइल्ड कार्ड से आता है उन लोग, वैसे ही इन लोग भी बोलेगा, मैं मीम्स बनेगा इन लोग के ऊपर कि 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया क्या बोल रहा है, अभी तो मैं जिंदा हूं, देखो कौन आ गया है वक्त बदलने। ठीक है। सो दीज आर ऑल व्हाट? टोकन मनी। टोकन मनी का सिंपल मतलब क्या है? फेस वैल्यू उसका इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। सिंपल एकदम। ठीक है। हाँ, अब यहां से एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन पूछता है या 1 मार्क में क्या क्वेश्चन पूछता है कि कॉइन्स भैया बनाता कौन है? हाँ, 2 मार्क में आ सकता है ये चीज। यही तो चीज को हटाना है। कॉइन्स बच्चों ढंग से फॉलो करना। कॉइन्स गवर्नमेंट का मिंट, बाकी सारा करेंसी नोट्स आगे बनाते हैं on behalf of government। गवर्नमेंट का मिंट देखे हो कभी? सुने हो गवर्नमेंट मिंट? नहीं, नेट में सर्च करना। बहुत सारा वो भी होता है ना, सर्कल होता है या स्क्वायर होता है, शायद कॉइंस पे वो होता है। गवर्नमेंट मिंट क्या हो गया? बहुत सारे स्टेट्स में इंडिया का गवर्नमेंट मिंट है, बहुत सारे स्टेट में। एक सेकेंड। गवर्नमेंट का मिंट क्या है? जैसे आरबीआई हो गया ना, आरबीआई की एक बिल्डिंग है जहां पे मनी प्रिंट होता है, वैसे गवर्नमेंट का मिंट भी क्या है? बिल्डिंग है। एक फैक्ट्री बोल लो, गवर्नमेंट का फैक्ट्री, जहां पे उन लोग क्या मेटल को गला गला के क्या बनाते हैं? कॉइन्स बनाते हैं। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट मिंट। अलग-अलग सिंबल्स का क्या मतलब है? वो बताता है कि कौन से गवर्नमेंट मिंट से निकला है, माने कलकत्ता के कि दिल्ली के, ऐसे करके। नेट में सर्च मारना, उसमें देखिएगा तुम गवर्नमेंट मिंट क्या है। ठीक है। कुछ पूछना और? सर वो जो सर्कल स्क्वायर वो कहां पे रहता है? वो कॉइन के नीचे, मतलब नीचे वाले पार्ट में छोटा सा होता है। सर्कल स्क्वायर मतलब कुछ शेप्स होता है। वो बताता है कि कौन से मिंट से आया है ये। ठीक है। वो भी देखे देखना अच्छे से, मतलब स्टेट बता रहे हैं कौन से स्टेट से आया है कुछ। स्टेट या बस मिंट बताता है वो, बिकॉज इंडिया में हर स्टेट में मिंट्स नहीं है। इंडिया में कुछ कुछ स्टेट में मिंट्स है, बिकॉज बहुत बहुत हाई सिक्योरिटी एरिया चाहिए ना इसमें। हर कहीं खोल देगा तो खाली कॉइन बनाता है गवर्नमेंट मिंट। ठीक है। ये हर कंट्री का होता है ये सब। लेकिन मैं एक बार सोच रहा था कि यूके का जो रॉयल मिंट है, यूके का रॉयल मिंट से मैं कॉइन्स मंगाऊं, पर शिपिंग चार्ज ले रहे हैं 1700-1800 रुपया उन लोग वहां से कॉइन भेजने का, तो इसीलिए छोड़े, वो सपना अधूरा रह गया अभी। नहीं तो तुम लोग सर्च मारना, यूके का रॉयल मिंट सर्च मारना, उन लोग क्या बढ़िया बढ़िया कॉइन्स बनाता है एकदम, बहुत सही। और एक चीज सुन लो, गवर्नमेंट मिंट, या इसको अपने क्या बोलेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। गवर्नमेंट मिंट बोलते हैं, ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। ये 10 के में था क्या? गवर्नमेंट मिंट किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। जैसे समझते हो ना, इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स हर साल पे करना पड़ता है। इनकम टैक्स गवर्नमेंट के कौन से डिपार्टमेंट में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू में। मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। ये सब चीज हो गया।
तो ढंग से फॉलो करना। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, गवर्नमेंट मिंट हो गया, ये कॉइन्स तो बनाता है, इसके साथ साथ 1 रुपी नोट भी बनाता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके साथ साथ 1 रुपी नोट भी बनाता है। आरबीआई बाकी सारा नोट छापेगा, बस क्या चीज छोड़ के, 1 रुपी नोट छोड़ के। एक्चुअली शुरू से ही क्या है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये नोट बना रहा है, तो ये लोग का वैसी मशीन भी वही पड़ा होगा, वही बना रहा है। हाँ अब नहीं बनता ये, ठीक है। माइट भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही बनाए। अगर घर में अगर पापा मम्मी दादा दादी के पास किसी के 1 नोट का पड़ा हुआ, उसमें देखना ढंग से, अपने तो ओवरलुक कर लेते हैं सब चीज को, ढंग से देखना, उसमें लिखा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अभी जो नोट यूज करते हैं उसमें लिखा रहता है इशूड बाय आरबीआई, पर इसमें लिखा रहेगा क्या, इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। आ जाओ, कॉइन का यूजफुलनेस क्या है बच्चों? कॉइन अपने क्या बड़ा ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं, छोटा मोटा ट्रांजैक्शंस, छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस के लिए अपने कॉइन्स यूज करते हैं, ठीक है। डे टू डे एक्टिविटीज जो होता है, 12 रुपए का सामान आ गया, 10 रुपए पकड़ाए और 2 रुपए का कॉइन दे दिए, तो ये स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आ जाओ टोकन मनी में। आपने देख चुके टोकन मनी क्या है, ऐसा मनी जिसका फेस वैल्यू ज्यादा होता है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के मुकाबले। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, कॉइन्स हमने देख लिया, अब अपने करेंसी नोट्स में आते हैं। करेंसी नोट्स किससे बना होता है? पेपर से बना होता है, ऑफ कोर्स पेपर से बना होता है। इनका बहुत ही स्मॉल इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, ऑफ कोर्स, है ना। वो तो गवर्नमेंट थप्पा मार दिया कि 2000 का नोट है तो 2000 का नोट मान के चलते हैं, नहीं तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं है ना। कौन छापता है ये नोट्स? आरबीआई छापता है। ऑल अदर नोट्स कौन छापेगा? हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई छापेगा। सेंट्रल बैंक छापता है नोट्स किसके बिहाफ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में, ठीक है। आ जाओ, पेपर करेंसी का यूजफुलनेस क्या है? इजी टू कैरी होता है, इजी टू स्टोर होता है, काफी कन्वीनियंट होता है ये, है ना। आज पकड़ लो 10,000 रुपया कहीं लेके जाना हो, 2000 का नोट 5 ले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कहां पे पड़ा हुआ है। अगर 10-10 का नोट लेके जाना होता 10 गड्डी लेके जाना पड़ता, 10 गड्डी लेके जाना पड़ता अपने को, ठीक है। ओके, सो करेंसी नोट्स का यूजफुलनेस क्या है बच्चों की? इट इज इकोनॉमिकल, कन्वीनियंट टू कैरी एंड इजी टू स्टोर। 2 लाख रुपए कहीं भी घुसा दोगे 2000 के नोट में। बाबू क्लास में है, बाद में बात करते 10 मिनट बाद। इट इज इजी टू स्टोर। थिंक अबाउट दैट रिच वेजिटेबल सेलर। आज रूम में वो 2 लाख का वेजिटेबल्स पुट कर देता, पूरा रूम भर जाता, और वही वो क्या है, 2 लाख का गड्डी रख दिया, हल्का सी जगह लिया वो। इट इज वेरी इजी टू स्टोर, ठीक है। इट इज नॉट पेरिशेबल, इट हैज अ ह्यूज लॉन्जिविटी। क्या? मनी, ठीक है, नोट्स। ओके, तो इसको अपने ना फायट मनी भी बोलते हैं। फायट का मतलब समझ लो क्या है? बाई ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। फायट मनी क्या है बच्चों? फायट का मतलब क्या होता है? फायट इटसेल्फ मींस गवर्नमेंट का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट कुछ ऑर्डर दिया, उसको अपने क्या बोलेंगे? फायट बोलेंगे, ठीक है। तो फायट मनी क्या हो गया? फायट मनी ऐसा मनी हो गया जिसको गवर्नमेंट बोल दिया कि मनी है, ठीक है। फायट मनी क्या हो गया? ऐसा मनी हो गया जिसको गवर्नमेंट बोल दिया कि वो मनी है। आ जाओ, फायट मनी इज दैट करेंसी दैट द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड एज लीगल टेंडर। मतलब गवर्नमेंट ने बोल दिया वो लीगल चीज है, अब उसको हर कोई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बट इज नॉट बैक्ड बाई एनी फिजिकल कमोडिटी, बट इज नॉट बैक्ड बाई एनी फिजिकल कमोडिटी। कितना कॉल आता रहता ना ये सब लोग का। फॉलो करो, ढंग से फॉलो करो, 5 मिनट और लगेगा, आज का क्लास खत्म। ओके, फायट मनी क्या है? ऐसा मनी है
जो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि वो लीगल चीज है, हर कोई को कोई भी कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो उस पैसे के थ्रू कर सकता है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी फिजिकल कमोडिटी। इसका मतलब क्या, फॉलो करो। पहले के समय क्या था, हेलो, हाँ, अभी अभी मेरा क्लास है बाबू, हम बात करते 15 मिनट बाद। हाँ, ढंग से फॉलो करो, इजी चीज है ये। पहले के समय क्या था, गवर्नमेंट क्या हर दिन पैसा छापेगा क्या बैठ के, नहीं। पहले के समय क्या था, गवर्नमेंट जितना पैसा छापता था, जितना नोट छापता था, उतना ही अपने तिजोरी में गवर्नमेंट को गोल्ड रखना पड़ता था, जैसा तुम बता रही थी, उतना ही उसको क्या है, उतना गोल्ड रखना पड़ता था। पर अब क्या है, ऐसा सिस्टम नहीं रहा। अब क्या है, सारे कंट्रीज ऑलमोस्ट ऐसा सिस्टम नहीं रखते। पकड़ लो, गवर्नमेंट की तिजोरी में 10 लाख का गोल्ड है, वो 1 करोड़ का भी नोट छाप सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं कि 1 लाख तक का नोट छाप रहा है, सॉरी, जरूरी नहीं है कि 1 करोड़ तक का नोट छाप रहा है तो 1 करोड़ का गोल्ड रखना पड़ेगा उसको अपने पास, जरूरी नहीं है। अब ये चीज पहले था। कुछ बोल रहे हैं इसमें, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अब आदमी लोग का एसओएल बढ़ रहा है। यू नो व्हाट इज एसओएल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब क्या है, आरबीआई को बीच बीच में पैसा छापना पड़ता है, एंड गोल्ड इज इन शॉर्ट सप्लाई। पहले तो गोल्ड बहुत हुआ करता था, अभी गोल्ड क्या, इट इज इन वेरी शॉर्ट सप्लाई बिकॉज, हाँ, तभी तो दिन रात नहीं छापता है उन लोग, एक एक करके छापता है, कुछ कुछ कभी कभी छापता है उन लोग। जैसे मैं बताता हूं, 2000 का जो नोट है ना, 2000 का नोट 2018-19 के बाद से बना ही नहीं है। सोच रहे हो, 2000 का नोट 2018-19 के बाद से बना ही नहीं है। क्यों, बिकॉज जितना वो लोग इतना बड़ा बड़ा वैल्यू छापेगा उतना इन्फ्लेशन आ जाएगा मार्केट में। क्यों आएगा इन्फ्लेशन, जानेंगे बैंकिंग चैप्टर में, अभी टाइम लग जाएगा अपने को, ठीक है। इसीलिए आरबीआई नोट छापते गरीबों में निवास। हाँ, नहीं तो चिंता ही नहीं होता कुछ। गरीबों में नोट बांटना स्टार्ट कर देना अगर, तो जो पिज्जा 100 रुपए में आता है 1 लाख रुपए में आएगा वो, बिकॉज परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा। सब ढंग से पे देखेंगे बैंकिंग चैप्टर में, ओके, ढंग से फॉलो करो। सो फाइट मनी क्या हो गया, ऐसा मनी जो कि गवर्नमेंट ने बोल दिया लीगल टेंडर है, बट विच इज नॉट बैक्ड बाय एनी फिजिकल एसेट। पकड़ लो, आरबीआई ने 10 करोड़ तक का नोट छापा है, अगर वो फाइट मनी है तो जरूरी नहीं है कि आरबीआई के पास 10 करोड़ का क्या हो, गोल्ड हो, जरूरी नहीं है वो चीज। समझ में आया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लास्ट अपने 2 मिनट लेते हैं कन्वर्टेबल मनी एंड इनकन्वर्टेबल मनी में। आ जाओ, कहानी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, ढंग से देखना, कहानी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। पहले के समय आपने देखे हुए हैं, पहले के समय कॉइन्स यूज होता था, नोट्स यूज नहीं होता था पहले के समय। पहले के समय कॉइन्स यूज होता था, वो भी कैसा कॉइन्स, गोल्ड का कॉइन्स, सिल्वर का कॉइन्स। तो लोगों को ट्रस्ट था कॉइन्स के ऊपर कि हाँ, कॉइन्स बना हुआ किससे है, गोल्ड और सिल्वर से बना हुआ है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट जो है सडनली क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, पेपर मनी। गवर्नमेंट सडनली क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, पेपर मनी। गवर्नमेंट बोला कि जो कागज का टुकड़ा है, ये जो वर्थलेस पीस ऑफ शिट है, इसको हम पैसा बोलेंगे। अब इसको हम पैसा बोलेंगे। अब लोग कल तक यूज कर रहे हैं गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, जेब जिंगल जिंगल कर रहा है गोल्ड और सिल्वर कॉइन से। कल गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि पैसा क्या है अब, ये कागज का टुकड़ा। जरूरी नहीं है ना कि जो गोल्ड और सिल्वर कॉइंस उनके पास है वो असली, वो कौन चेक कर रहे हैं? ये असली होता है उसको, गवर्नमेंट छाप रहा है ना वो सब चीज, गवर्नमेंट के जो राजा महाराजा है वो छाप रहे हैं, ठीक है, समझो इस चीज को। किसी एक किंग के टाइम पे ऐसा हुआ था, बट मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ था कि कहीं वो बनने लग गया था। हो सकता है कॉइंस मुगल जमाने में किसी के हुआ हाँ, होगा कुछ, उसी टाइम। ठीक है। अब सडनली क्या हो, गवर्नमेंट बोलता है कि नेक्स्ट डे से ये नोट जो है जिसमें 1 रुपया 2 रुपया नोट छापे हैं, ये अब से क्या है, लीगल मनी हो जाएगा। क्या लगता है लोगों का कॉन्फिडेंस आएगा उसके ऊपर? नहीं आएगा ना, कि गवर्नमेंट बोल दिया तो क्या हम मान लेंगे ये चीज, हम बुद्धू दिख रहे हैं क्या? तो गवर्नमेंट क्या करने लगा ना,
गवर्नमेंट बनाने लग गया कन्वर्टेबल मनी। गवर्नमेंट क्या बोला, फॉलो करना। गवर्नमेंट बोला कि आप लोग क्या जो भी गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन है आप वो सेंट्रल बैंक में जमा करा दीजिए। समझ में आ रहा है? आप लोगों सारे कॉइन्स जो है सेंट्रल बैंक में जमा करा दीजिए, उसके बदले आपको हम ये कागज का टुकड़ा ये सब दे देंगे, उसके बदले आपको हम पेपर करेंसी दे देंगे और वो कन्वर्टेबल होगा। कन्वर्टेबल मतलब क्या बताओ तो? जब आपको चाहिए होगा तो आप जाइए सेंट्रल बैंक के पास। हाँ, जब आपको आपको ट्रस्ट खो जाए गवर्नमेंट के ऊपर से, अरे यार जब आपको ट्रस्ट खो जाए गवर्नमेंट के ऊपर से, आपके पास खुला छूट है कि आप सेंट्रल बैंक के पास जाइएगा, कागज का टुकड़ा रिटर्न कर दीजिएगा, उसके बदले क्या है गोल्ड कॉइन सिल्वर जो लेना है आप ले लीजिएगा। समझ में आया? इसको अपने क्या बोलते हैं, कन्वर्टेबल मनी। तो लालच देना पड़ा ना लोगों को, नहीं तो लोग अपना कॉइन सिल्वर गोल्ड जो भी है क्यों वहां रख के पेपर लेते। सोचो, चेंज इज ऑलवेज कठिन, चेंज अपने को रास नहीं आता जल्दी। ठीक है, अब क्या हुआ ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे गवर्नमेंट्स डूब गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या है, हमेशा एक लूजिंग पार्टी होता है और एक क्या होता है, विनिंग पार्टी होता है। अब लूजिंग पार्टी जो है, लूजिंग कंट्री जो है, उसके जो सिटीजन्स है अपने गवर्नमेंट में क्या है, विश्वास खो दिए। तो उन लोग रश कर रहे थे कहां पे, अपने कंट्री के सेंट्रल बैंक में। लाइन लग जाता था वहां पे कि नहीं नहीं ये फालतू सा नोट पकड़ो, फालतू सा नोट पकड़ो, मेरे को गोल्ड और सिल्वर रिटर्न करो। बिकॉज गोल्ड और सिल्वर का हमेशा क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा। पेपर का टुकड़ा का वैल्यू डूब गया अगर गवर्नमेंट डूब गया तो, पर सिल्वर कॉइन का वैल्यू कभी डूबेगा नहीं। आयुषी समझ में आ रहा है? यहां समझो पहले, उसके बाद तो पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है क्या है, वही चीज है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, इन लोग सब लोग आ गए इन कन्वर्टेबल मनी में। अब इन लोग बोल दिया भैया हम लोग से नहीं हो पाएगा ये सब, अब हम लोग लायबल नहीं है कन्वर्ट करने के लिए आपका पैसा। स्टार्टिंग में तो बहुत साल हुआ ही, पर जब एक्सपीरियंस मिला ना इन लोग को, कि लोग तो देखो पैनिक में पागल हो जाते हैं। आज खुद सोचो, इंडिया यूज करता है इनकन्वर्टेबल मनी जस्ट लाइक दी अदर कंट्रीज। अभी कोरोना में इतना पैनिक का माहौल हो गया था, समझ में आ रहा है? और पैनिक में क्या है, लोगों का इमोशंस हावी हो जाता है, लोग पागल हो जाते हैं। तो अगर इंडिया का पैसा जो है कन्वर्टेबल होता तो आप लोग और सब पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, भागते आरबीआई के पास और सारा का सारा नोट जो है वो क्या है, आरबीआई को देकर गोल्ड और सिल्वर अपने पास रख लेते हैं। ये लिबरलाइजेशन की टाइम पे हुआ था शायद इंडिया में, क्योंकि एनआरआई लोग अपना डिपॉजिट्स वो तुम एक चीज बोली हो, वो नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का बात है ये। समझ में आ रहा है क्या है? तो उससे क्या है, लोग इंडियन करेंसी नकारते और क्या करते, सिल्वर गोल्ड लेते। इतना सिल्वर गोल्ड तो किसी सेंट्रल बैंक के पास नहीं है। ठीक है, तो जस्ट टू सेव द कंट्री फ्रॉम दिस पैनिक, इन लोग क्या है, इनकन्वर्टेबल मनी करती है। अब इन लोग क्या बोल दिया है कि आपको भरोसा रखना पड़ेगा अपने कंट्री के गवर्नमेंट के ऊपर, आपको भरोसा रखना पड़ेगा अपने इंडियन रूपी के ऊपर। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप लोग आरबीआई के पास जाओगे, रुपया दोगे आपको गोल्ड रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक वही चीज, पहले उबर ओला कितना डिस्काउंट देता था अपने को, लोग शायद याद नहीं होगा। जब स्टार्टिंग में आया था हम लोग को 600 रुपया उबर डिस्काउंट देता था, 600 रुपया। किसी फ्रेंड को रेफर कराओ तो 600 रुपया तुम्हारे वॉलेट में ऐड कर देंगे, इतना बड़ा डिस्काउंट। आदत लगा दे सबको उबर ओला का इन लोग, और अब देखो सर्च पे सर्च मारता है। यही चीज हो गया है यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या है? सो ये कन्वर्टेबल मनी हो गया। बेसिकली सारे गवर्नमेंट्स लोग क्यों किए थे, ताकि लोग अपना गोल्ड कॉइन सब हटा हटा के पेपर करेंसी अडॉप्ट करें, और उसके बाद विद एक्सपीरियंस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सारे गवर्नमेंट्स क्या कर दिए, इनकन्वर्टेबल मनी बना दिए उसको, कि नाउ वी आर नो लॉन्गर लायबल। आपको भरोसा रखना पड़ेगा अपने कंट्री के ऊपर। ठीक है, चलो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। क्लियर था सब कुछ, समझ में आ गया? ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आगे अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय बाय, टेक केयर ऑल।